हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट और पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है दोस्तों राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित तो दोस्तों राष्ट्रपति के ये 100 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को रट लें। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये 100 प्रश्न देखने के बाद में आपका राष्ट्रपति है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है, वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों को रट लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। ठीक है, इन तीनों से उचित करना दोस्तों बिल्कुल भी भिन्न है। ठीक है, और यहां पे देखिए ब्रिटेन के सम्राट से तुलना करना सर्वाधिक उचित है, क्योंकि दोस्तों देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति और फ्रांस का राष्ट्रपति और श्रीलंका का राष्ट्रपति, इन तीनों के राष्ट्रपति के दोस्तों चुनाव होते हैं। ठीक है, मतलब जनता वोट देती है सीधे तरीके से। यहाँ पे ब्रिटेन के सम्राट से अपन तुलना कर सकते हैं अपने राष्ट्रपति से, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति है तो ये राज्य का प्रधान है। किसका प्रधान है? राज्य का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो दोस्तों ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है, पहले नंबर का ऑप्शन में देखिए। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ही राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो कौन सी योग्यता है वो आवश्यक नहीं है भारत के राष्ट्रपति के लिए? देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये योग्यता है। वह 35 वर्ष की उम्र से अधिक का आयु का होना चाहिए, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, तो ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति की। कोई जरूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य होना आवश्यक हो। ठीक है, ये योग्यता नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु यानी कि आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि सीधा सा है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी आवश्यक है? तो वो है 35 वर्ष। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है,
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चाहे आप 108 साल के हो जाओ, चाहे आप 110 साल के हो जाओ, आप राष्ट्रपति के लिए पद के लिए उम्मीदवार हैं जब तक आप जिंदा है तब तक, ठीक है। लेकिन न्यूनतम आयु है वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कोई सीमा नहीं, यानी कि कोई सीमा नहीं, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए यानी कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यह पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद हो जाता है तो उसको सुलटारा कौन करता है उसका? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये संख्या होनी चाहिए दोस्तों 50-50, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? तो कौन सी बात है वो अयोग्य मानी जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, ठीक है। और देखिए, इसमें चौथा नंबर का, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ये अयोग्यता हो जाएगी इसकी, यानी कि राष्ट्रपति का पद है वो कोई दूसरे पद के ऊपर नहीं हुआ हो, यानी कि कोई भी लाभ के पद पर ग्रहण नहीं किए हुए हो। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो वो एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो ये है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, ये प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पास में। किसके पास में? उच्चतम न्यायालय के पास में। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अब यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय करता है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि इन दोनों के निर्वाचन से संबंधित विवाद है वो उच्चतम न्यायालय हल करेगा? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो दोस्तों कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 सप्ताह का। आगे देखिए इसमें भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्षों के लिए। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति है वो अपने पद ग्रहण करने की तिथि से यानी कि जिस दिन ज्वाइनिंग करता है उस दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है यानी कि बना रहता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ये अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? देखिए, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सीधा सा है कि कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर 28 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ, पूरा ही बता देता हूँ। तो इसमें देखिए निर्वाचन से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है राष्ट्रपति से संबंधित। देखिए, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। ठीक है, आगे देखिए इसमें तीसरा नंबर का, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन है वो सही है। आगे देखिए इसमें, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं ही निर्वाचित नहीं हो जाता। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यहाँ पे ये गलत दे रखा, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आता है। तो यहाँ पे नहीं गलत दे रखा है इसमें, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 29 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया तो कैसे हटा सकते हैं? तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है?
संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो शुरू यानी कि जो अपने महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के कोई से भी सदन में की जा सकती है, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये महाभियोग की प्रक्रिया है ये शुरू की जा सकती है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो वो है दोस्तों महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है राष्ट्रपति को। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कार्यकाल पूर्ण होने पर, ठीक है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले, यानी कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको, यानी कि राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध आप महाभियोग ला रहे हैं तो संसद को, दोस्तों संसद को लिखित सूचना देनी पड़ती है कितने दिन पहले? तो दोस्तों 14 दिन पहले ये लिखित सूचना है वो देनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके 14 दिन बाद में दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य है वो अगर प्रस्ताव पास कर दे तो महाभियोग माना जाएगा और राष्ट्रपति को दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाभियोग द्वारा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो क्या संवैधानिकता होगी? तो दोस्तों ये करते विधि मान्य होंगे। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है
किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। यह प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो कौन सा दोष है वो नहीं है इस प्रक्रिया के अंदर, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर दोनों सदन ही भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन विधानसभा है, राज्य की जो विधानसभा है वो इसमें भाग नहीं लेती। लेकिन चुनाव के समय है, राष्ट्रपति का अगर चुनाव करना है तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है विधानसभा का। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है ये, लेकिन दोष नहीं है ये। ठीक है, ये दोष नहीं है। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या अन्य किसी से जांच कराएगी। ये भी दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है, ये भी इसमें दोष है, यानी कि पहला इसमें भी दोष है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन सा दोष नहीं है, तो ये दोष है। ठीक है, पहला भी दोष है, दूसरा भी इसमें दोष है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने की असंभव बना सकता है। ये दोष है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो, ठीक है, अब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर टोटल 14 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और वो अपनी इच्छा अनुसार मनोनीत करता है, यानी कि जिसको मनोनीत किया वो राष्ट्रपति को वोट तो देगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज गलत दे रखा है। ठीक है, ये दोष है, दोष नहीं है ये वाला। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए कि वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, इसमें दोष नहीं है। कौन सा? तो दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के महाभियोग के अंदर जब राष्ट्रपति का दोबारा से निर्वाचन होता है तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं वो उसमें भाग नहीं लेते, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 60। आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार का ग्रहण कौन करेगा? ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यदि राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति के जो कार्यभार का, यानी कि जो कार्य का जो निर्गमन है वो कौन करेगा? तो वो करेगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो अपना त्यागपत्र है वो दोस्तों किसे संबोधित करता है?
सर यहाँ पे देखिए न्याय पत्र है, त्याग पत्र नहीं है। यहाँ पे देखिए, सॉरी, न्याय पत्र नहीं, त्याग पत्र ही है ये, त्याग, ठीक है, त्याग पत्र। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो ये देता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचना देगा कि राष्ट्रपति ने मेरे को त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 48 नंबर प्रश्न है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो सीधा सा है भाई, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र कुछ भी हो गया हो तो उसके कार्य को कौन संभालेगा, तो वो है उपराष्ट्रपति। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 50 नंबर प्रश्न है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या उसको हटा दिया जाता है या अन्य कारणों से दोस्तों कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति है वो कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो है दोस्तों 6 माह तक। 6 माह तक, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 माह तक दोस्तों उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। 6 माह में राष्ट्रपति चुनना बहुत आवश्यक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो कौन से राष्ट्रपति है वो पूर्व में, यानी कि पहले है वो केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं, तो उनका नाम है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ये सबसे कम पढ़े लिखे थे, इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, और ये सबसे कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह है वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ठीक है। ये केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सीधा सा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, कौन थे, क्या नाम था, तो वो है वीवी गिरी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो कौन रहे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वीवी गिरी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीवी गिरी। आगे देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है, नीलम संजीव रेड्डी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। यहाँ पे देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, ये तीनों है ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। सी राजगोपालाचारी ये बहुत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति है, वो नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति हैं वो कौन रहे थे? तो दोस्तों देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया था। आगे देखिए इसमें 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचक की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक है, देखिए 56 में तो क्या है कार्यकाल, ठीक है, और 57 में क्या है? तो दोस्तों योग्यता। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 56 में कार्यकाल और 57 में योग्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें अनुच्छेद 57 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 57 इसमें क्या है? योग्यता, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं वो इसमें बताई गई है। आगे देखिए इसमें 61 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो कौन थे? तो दोस्तों एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? यानी कि अपने को उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिनकी कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे देखिए इसमें 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस में? तो राष्ट्रपति में। तो सीधा सा है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो वो है दोस्तों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन तीनों की नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इन तीनों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो यहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। यहाँ पे राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन?
तो वो है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के पद के राष्ट्रपति के अनुसार ही वो अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है राज्यपाल को। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति है वो किसे नियुक्त नहीं करता? तो यहाँ पे देखिए, वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पे योजना आयोग है, ये दोस्तों एक संवैधानिक इकाई नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी तीनों की नियुक्ति, वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इन तीनों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें भारत के राष्ट्रपति की। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसी अभियुक्त की फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए? कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों टोटल 14 सदस्य नामित करता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास में नहीं है। ठीक है, क्षमा करने का है, आपातकाल की घोषणा करने का है, अध्यादेश जारी करने का है, लेकिन न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों 143 यानी कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, परंतु उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राष्ट्रपति। आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया 75 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अभी बताया था मैंने, अनुच्छेद 143, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो यह है राष्ट्रपति का। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? तो वो है संघीय मंत्रिपरिषद। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा है वो कब की थी? तो ये की थी दोस्तों कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कभी नहीं, यानी कि आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन कभी नहीं। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोबारा देखिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों उनका नाम था
एम हिदायतुल्ला, यानी कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हुआ है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा इसमें राष्ट्रपति का कार्य नहीं है वो अपने को बताना है दोस्तों इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकसभा का सत्र बुलाना ये राष्ट्रपति का कार्य है, लोकसभा का विघटन करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, लोकसभा का सत्रावसान करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, ठीक है। अब बचा अपने पास चौथा, यानी कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ये दोस्तों राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो वो है धन विधेयक। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक को दोस्तों वापस नहीं लौटा सकता। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह कौन सा वीटो का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये वो दोस्तों निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जेबी वीटो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लौटा तो दिया, यानी कि किसी विधेयक को निलंबनकारी वीटो के तहत लौटा दिया वापस। अब जेबी वीटो के अंदर वो लौटाता भी नहीं है और उसको पास भी नहीं करता, ठीक है, अपने पास पड़ा रखता है, वो होता है जेबी वीटो। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कौन सी सूची के विषय के ऊपर दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची, संघ एवं यानी कि संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राज्य सूची। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोनों का मतलब समझ गए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है?
तो ये किसको प्राप्त है ये शक्ति? तो ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये अपने को बताना है। देखिए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना, ये दोस्तों राष्ट्रपति का कार्य है, अधिकार है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ये दोस्तों अधिकार है, ये राष्ट्रपति के पास में नहीं है, इसलिए अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और दोनों इसमें सही है। आगे देखिए, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। ठीक है, दूसरा है एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, इसमें एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो आहूत कर सकता है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 74। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 97 नंबर प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो कौन अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा करता है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही अंतिम रूप से घोषणा करता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्न में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को ये नहीं रखवाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, तो यानी कि 1, 3 और 4 इन तीनों के प्रतिवेदन को दोस्तों ये रखवाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा संसद की पटल के ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो किसके द्वारा भंग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा ये लोकसभा है ये भंग की जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 100 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ये दोस्तों मैंने आज आपको टॉप 100 प्रश्न करवाए हैं। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।